ख़वातीनो हज़रात आदाब, मैं हूं ज़मानुल मुग़ल और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। दोस्तों, हमने चंद दिन पहले आपसे एक वादा किया था। वो वादा ये था कि हम सेहत और एजुकेशन को लेके जम्मू और जम्मू कश्मीर में अपने तय एक बेदारी लाने की कोशिश करेंगे अपने चैनल के थ्रू, कि लोग एजुकेशन के बारे में या कहाँ कमियाँ रह जाती हैं हमसे, कहाँ कहाँ हमसे कोताहियाँ होती हैं, कहाँ बेहतर करने की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से हम कहाँ कहाँ किस तरह की कोताहियाँ या दिन भर में जो हमारी रोज़मर्रा की मसरूफियात हैं उसमें कहाँ कहाँ हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे लिए, हमारे सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। उसी सिलसिले में हम आज बहुत ही अहम मेहमान, वैसे तो आम तौर पे तारुफ में ये कहा ही जाता है, लेकिन आप तमाम लोग जो है डॉक्टर सुशील शर्मा जी के नाम से बखूबी वाकिफ़ हैं। सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के HOD हैं। इनका ताल्लुक़ भी उसी शहर से है जिस शहर से कृष्णचंद्र का ताल्लुक़ है, और दुनिया भर में कृष्णचंद्र की कहानियों के हवाले से उन्हें जाना जाता है। दुनिया भर में मेडिकल के हवाले से डॉक्टर सुशील शर्मा जी को जाना जाता है। तो इनसे मेडिकल के हवाले से कुछ चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन हम ये भी जानेंगे कि इन्होंने ये अपने एजुकेशन का सफ़र कहाँ से शुरू किया, कहाँ इनकी पैदाइश हुई, ताकि एक मुकम्मल तारुफ हमारे सुनने वालों को डॉक्टर सुशील शर्मा जी का पहुँचे। सर, बहुत शुक्रिया सर, इतनी मसरूफियात में आपने वक्त दिया है। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको। मेरे को तो आपके चैनल का नाम अच्छा लगा, अल्लाह बोल। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। हम तो जब छोटे थे, या 2 साल, 4 साल, 5 साल, हम आपका नाम सुनते आए हैं। आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई है, लेकिन आपके काम का जो फ़ायदा है वो ज़ाती तौर भी मुझे पहुंचा है। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार यहाँ से ठीक हो के गए हैं। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहूँगा पहले कि आपकी इब्तदाई तालीम जो है वो किस स्कूल में आपने हासिल की, कहाँ से आप निकले, कहाँ आपकी पैदाइश हुई, ताकि एक मुकम्मल तारुफ जो है हमारे सामीन नाजरीन तक पहुँचे। देखिए, पैदाइश तो मेरी पुंछ में हुई है। इसको मल्ला पुरानी पुंछ कहते हैं। आप सब लोग वाक़िफ़ हैं उस जगह के। स्कूलिंग हायर सेकेंडरी स्कूल पुंछ से किया 12 तक। फिर मैंने मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया। 85 या 84 बैच में हम इंटर हुए थे। फिर MBBS के बाद थोड़ी देर यहीं पे रहा। कुछ पोस्टिंग थी मेडिकल कॉलेज के आसपास ही। फिर मेरा जो हायर एजुकेशन के लिए जिसको MD बोलते हैं, MD मेडिसन, वो PGI चंडीगढ़ से किया जी। उसके बाद फर्दर जो बोलते हैं स्पेशलाइजेशन जिसको DM कार्डियोलॉजी किया, वो भी PGI चंडीगढ़ से किया जी। कुछ छोटे मोटे फेलोशिप प्रोग्राम्स जैसे इंटरवेंशन के हैं, उसमें कुछ में विदेश में जाने का भी मौका लगा। कुछ हमारे टीचर्स थे, उनके साथ काम करने का मौका लगा। तो ज़िंदगी का सफ़र ऐसे ही शुरू हुआ। उसके बाद मेडिकल कॉलेज ज्वाइन किया 2006 या 2007 के आसपास। उसके बाद तो कंटिन्यू कर रहे हैं जी। और एक सब लोगों का प्यार है, प्यार और विश्वास है जिसके साथ आगे बढ़ रहा है। सर, एक गैप सा रहता है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, आपने उसको भी बहुत कम करने की कोशिश की है। आमतौर से बेचारा जो गांव से पेशेंट आता है सर, वो इतना डरा सहमा होता है कि उसे लगता है कि पता नहीं डॉक्टर मुझसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बात करेंगे नहीं करेंगे। उसको भी आपने कम करने की कोशिश की सर? देखिए, बेसिकली मेरा इस फील्ड में मकसद तो यही था कि काफ़ी घर में लोग बीमार होते थे। लोग काफ़ी शोबे से लिंक थे, पॉलिटिशियंस भी हैं परिवार में, वकील भी हैं, पर इस फील्ड में लोग नहीं थे। तो कई बार ये लगता था कि ठीक है भाई, बड़ा होके घर वालों की देखभाल की जाए, पर वो सफ़र तो पूरा नहीं हो पाया। पर हर जिस मरीज़ को देखते हैं, जिस रिश्तेदार को देखते हैं, या जो भी जान पहचान का मरीज़ मिलता है, उसमें तो एक झलक सी दिखती है, चाहे वो पेशेंट्स में दिखती है, घर वालों की झलक दिखती है। गैप को कम करने की कोशिश, चूँकि मेरी ट्रेनिंग PGI से हुई थी, तो एक इंस्टीट्यूट्स का एक जैसे ग्रूमिंग होती है वो इस किस्म की थी कि साहब मैं प्रैक्टिस में नहीं जाऊंगा, और प्रैक्टिस में ना जाने की कोशिश की और एक इंस्टीट्यूट्स को डेवलप करने की कोशिश की। मेरे ख्याल है उसी के मुताल्लिक मेडिकल कॉलेज जम्मू में यहाँ पे कार्डियोलॉजी की बात करें तो एक काफ़ी सी ग्रोथ हमने की है। लगभग किसी ज़माने में इंटरवेंशन का जो मेरे टीचर्स ने शुरू किया था, चाहे वो डॉक्टर मोहन लाल जी हैं, चाहे CD गुप्ता साहब हैं, इन लोगों ने एक शुरुआत करी थी। पर उसके बाद ये चीज़ें सारी कैंप्स के तौर पे होते थे जी। तो हम लोगों ने एक फुल फ्लैज डिपार्टमेंट ग्रो करने की कोशिश की है। लगभग 15 से 20 हज़ार कम्प्लेक्स प्रोसीजर हम लोग कर चुके हैं जी। कर्नरी प्रोसीजर्स जी। ये चीज़ें यहाँ होती नहीं थी, ये सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे।
उसमें हर एक हार्ट की स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे पेसमेकर्स हैं, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ हैं, हार्ट फेलियर की डिवाइसेस हैं, या पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हैं जो सबसेट हैं कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ के, या सबसेट हैं इसी स्पेशलिटी के। सब लोगों को पॉसिबली जितना हमें ट्रेनिंग थी, जितना लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज थी, उसको डिलीवर करने की कोशिश की है। तो वो विश्वास बना है लोगों का। आज भी लोग ओपीडी में आते हैं, लगभग 250 से 300 पेशेंट्स एक ओपीडी में होते हैं। तो जब तक सबको देख के वापस ख़त्म ना हो, तो हम लोग, मैं अकेला भी नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है, ये सब उन्हीं का कॉपरेशन है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि लोगों का एक प्यार है, एक विश्वास है जो हम में है। बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, आर्मी के लोग होते हैं, फोर्सेस के लोग हैं, चाहे वो पुंछ की बात करें, रजौरी की करें, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, हर जगह से, कश्मीर से भी लोग आते हैं जी। तो एक फेथ डेवलप हो गया। दूसरा फेथ हमने ये डेवलप करने की कोशिश की कि जम्मू के जितने भी एरियाज़ हैं, चाहे वो एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, सेमी अर्बन या रूरल एरियाज़, उनमें कैंप्स करने की कोशिश की। हर इतवार को सर आपका कैंप रहता है, और चूँकि कोरोना के कारण वो सब चीज़ें थोड़ी सी बैकफुट पे हैं, पर इस टोटल कैंपेन में भी तकरीबन 3 से 4 लाख लोगों के साथ हमने कनेक्ट किया है, उनको अवेयर करने की कोशिश की है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से कैसे बचा जाए, मींस हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। तो उसमें काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं हम। और एक मैसेज जो है, एक इंटरप्रिटेशन जो है कि कॉर्नरी आर्टरी से कैसे बचा जाए, चाहे वो उसकी हार्ट एंड हार्ट की डिजीज़ रिलेटेड हैं, उनको कैसे अवेयर करने की कोशिश की जाए। और जितना भी उसकी के साथ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो कोई डायबिटिक है, हार्ट फेलियर है, हार्ट की डिजीज़ है, हार्ट फेलियर है, उन लोगों को कितना ठीक करने की कोशिश की जाए, ये सब डिलीवर किया। सर एक चीज़ ये है कि बहुत दूर से आपके पास लोग आते हैं, तो जम्मू में किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? क्योंकि पहले ये देखते थे कि कोई भी हार्ट अटैक किसी को हुआ, वो यहाँ पहुँचा, यहाँ से हमने उसको चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया या एम्स भेज दिया या वहाँ भेज दिया। अब यहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं? कितने मैक्सिमम पेशेंट ऐसे हैं जिनको आप यहाँ से रेफ़र करते हैं और या यहीं पे इलाज होता है सर उनका? देखिए, रेफरल रेट हमारे डिपार्टमेंट का तो तकरीबन नील ही है। हम लोग ज़्यादा मरीजों को रेफ़र तो नहीं करते, अनलेस एंड अनटिल कोई बाईपास सर्जरी की ज़रूरत हो या कुछ सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर की ज़रूरत हो। हम लोग पॉसिबली हार्ट एंड हार्ट रिलेटेड एलिमेंट्स, चाहे वो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है जिसमें आप मरीज़ को कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ, उसकी आर्टरीज बंद हैं, इसको एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टीज कहते हैं, ये रूटीनली हम लोग करते हैं। हार्ट फेलियर की डिवाइसेस हैं या कंडक्शन ब्लॉक की डिवाइसेस हैं, जैसे कोई CRTs हैं, CRTs मीन कम्प्लेक्स काइंड ऑफ पेसमेकर्स, वो इम्प्लांट हम लोग करते हैं। कंडक्शन की बीमारी है, आदमी का हार्ट रेट कम हो जाता है, धड़कन कम हो जाती है, उसके लिए सिंपल से पेसमेकर्स हैं, सिंगल चैम्बर या डबल चैम्बर पेसमेकर्स, वो भी यहाँ लगाते हैं। तो पॉसिबली थोड़ा सा एरिया है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का जो उतना डेवलप नहीं हुआ है, पर तकरीबन जो भी वर्ल्ड में पॉसिबल है, चाहे वो एओर्टिक एरिया है, चाहे कैरोटिड्स हैं, चाहे पेरिफेरल वैस्कुलर एरिया है, ये लोग इन लोगों को इन्वेस्टिगेट करते हैं और जितना भी पॉसिबल हो सके वो करने की कोशिश करते हैं। हमारे डिपार्टमेंट में लगभग 10 लोग इंटरनेशनल फैकल्टी डिफरेंट एरिया से आए हैं, चाहे वो जापान से हैं, कोरिया से हैं, US से हैं, हमारे फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये सब लोग यहाँ पे आए हैं और इन्होंने एक हमारे साथ वर्कशॉप्स भी की हैं, जिसको एक पॉसिबली कनेक्ट करते हैं हम लोग। उनकी एक्सपर्टाइज, हमारी एक्सपर्टाइज, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लगभग जो पॉसिबल चीज़ें वर्ल्ड में होती हैं वो भी यहाँ भी हो रही हैं। तो ऐसा नहीं लगता कि मरीज़ों को हम रेफ़र कर रहे हैं, और एक स्पेशलिटी को काफ़ी ग्रो किया है। जिस जगह यहाँ पे कैंप्स की तरह ये प्रोसीजर किए जाते हैं, आज एक हमारा सेंटर जो है हाई वॉल्यूम सेंटर है। हाई वॉल्यूम सेंटर का मायने है ये कि आप 250 से लगभग प्रोसीजर्स एक हॉस्पिटल करता है, या एक जो ऑपरेटर है वो 75 प्रोसीजर से ज़्यादा करता है एक साल में। तो इस जगह को हाई वॉल्यूम सेंटर या हाई वॉल्यूम ऑपरेटर कहते हैं। तो दोनों क्वालिफिकेशंस हमारी हैं, सेंटर्स भी हाई वॉल्यूम है, ऑपरेटर्स भी हाई वॉल्यूम है। तो कोशिश करते हैं कि कॉम्प्लिकेशन रेट कम हो, काफ़ी सा कम हो, नील हो, या जितना भी लिटरेचर में लिखा गया है उसके लगभग आसपास ही हो, ये कंसर्न रहता है। हार्ट और हार्ट की बीमारियों का कंसर्न ग्लोबल है, वो हर जगह है, जम्मू में भी उसी तरह है। आजकल यंगर जनरेशन इज़ कमिंग इनटू अफेक्टेड विद हार्ट एंड हार्ट डिजीज़। अब यही कंसर्न रहता है कि इसको कैसे दूर किया जाए, इसको कैसे ठीक। जी अच्छा सर, जैसे आपने बताया अभी, पहले हम बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सुनते थे कि कोई हार्ट अटैक हुआ है, या पहले हमें पता ही नहीं चलता था वो हार्ट अटैक ही होता था। तो अब चूँकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, हमें समझ में आ जाता है। लेकिन फिर भी सर, ख़ास तौर से कश्मीर में यहाँ भी
15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल इस उम्र के लड़के लड़कियां जो हैं उनको हार्ट अटैक हो रहा है, जो आमतौर पे हम सुनते थे कि 50 साल के बाद जो है कुछ इस बीमारी का वो रहता है। तो क्या हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें खान पान कुछ ऐसा हो गया है या आबो हवा ऐसी हो गई है कि अब जो है इसकी लपेट में कोई उम्र का बैरियर नहीं है, किसी को भी हार्ट की बीमारी हो सकती है? सर देखो, चीज़ें काफ़ी लिंक्ड हैं। कुछ फैक्टर्स हम लोग जानते हैं कि हार्ट की बीमारी के कारण ये फैक्टर्स हों तो बीमारी हो सकती है, चाहे वो फैमिली हिस्ट्री है, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे डायबिटीज़ है, लोग स्मोक करते हैं, मोटे हैं, लेस लेवल ऑफ एक्सरसाइज है, स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है, ये सारे से कन्वेंशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। पर कहीं ना कहीं एक लिंक जेनेटिक भी देखा गया है कि हार्ट की बीमारियां जेनेटिक लेवल से भी ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब यंगर जनरेशन में क्यों हो रहा है, ये एक स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा है। मेरे हिसाब से यंगर जनरेशन स्मोक की तरफ ज़्यादा भी है, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है। एक सैचुरेटेड फैट का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है, स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा बढ़ गया है, और फिजिकल इनएक्टिव भी हैं लोग, चलते भी कम है, चलने की कोशिश भी कम है, ओबेसिटी का लेवल भी ज़्यादा है। अब स्पेसिफाइड किस जगह पे क्यों हो रहा है, इसके लिए कोई ना कुछ इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है कि यंगर जनरेशन में क्यों हो रहा है। पर पॉसिबली मानना यही है कि स्मोक, ओबेसिटी, सैचुरेटेड फैट एंड कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ फैक्टर्स लाइक फैमिली हिस्ट्री विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। जी। अब लिंक इसमें यह है कि सपोजिंगली जेनेटिक इवैल्यूएशन में हार्ट एंड हार्ट डिजीज़ को देखा काफ़ी देखा गया है कि क्या कारण है जेनेटिक, पर वो एक पेशेंट्स को बेनिफिट करने के लिए नहीं है। जेनेटिक को तो चेंज हम लोग नहीं कर सकते, पर थोड़ा सा अवेयर रहने की कोशिश करनी चाहिए। यंगर जनरेशन में यही है एक लेवल ऑफ अवेयरनेस। आप एक डिज़ायर्ड वेट को रखिए, एक हेल्दी डाइट का खाना खाइए, चाहे वो सैचुरेटेड फैट है उसको कम लेने की कोशिश करिए, ट्रांस फैट कम खाइए, फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश करिए। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो थोड़ा सा सतर्क रहने की कोशिश करो। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, तो इनको इवैल्यूएट करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा सर, एक पुंछ, राजौरी या ऐसे इलाके में जो बहुत दूर हैं जम्मू से, अगर उन हॉस्पिटल्स में इस तरह की फैसिलिटी तो है नहीं, तो वहाँ तो डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है, तो बेसिक कौन सी दवाइयाँ हैं जो हर हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या तहसील लेवल के हॉस्पिटल में हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का पेशेंट आए, कम से कम उसको ये दवाई दी जाए कि वो 5, 6, 7 घंटे सर्वाइव कर सके और वो आप तक पहुंच सके? सर देखिए, 2 तरीके हैं इसको देखने के। जो लोग फिजिशियन पुंछ, राजौरी या इस जगह पे लिंक हैं, वो लोग बेसिक ट्रेनिंग उनकी हमारे पास ही होती है जो यहाँ से गुजरते हैं। एक हार्ट एंड हार्ट डिजीज़ के बारे में डिटेक्शन सिंप्लीफाइड हो गया आजकल। दी कंसर्न हमारा ये है कि मॉर्टेलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, नंबर बढ़ रहा है, पर एक हार्ट डिजीज़ का डिटेक्शन बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। काफ़ी से हमारे पास चीज़ें हैं, डायग्नोस्टिक टूल इनको देखने के लिए। तो ये फिजिशियन की ट्रेनिंग जो हमारे पास लोग एमडीज़ में आते हैं या प्राइमरी एजुकेशन में आते हैं, उन लोगों को हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं जो हमारे पास पोस्टेड होते हैं या मेडिकल कॉलेज के तरीके से रहते हैं। उसके बाद एक इनिशिएटिव हमारा ये भी है कि एक सेव हार्ट ड्राइव भी है हमारी। हमने फिजिशियंस को कनेक्ट किया है, व्हाट्सएप ग्रुप पे रखा हुआ है, वो ईसीजी को लोड करते हैं, चाहे वो पुंछ से है, राजौरी से है, किश्तवाड़ से, भदरवाह से है। हमारे जो लोग उसके साथ लिंक हैं उनको बताते हैं कि क्या ऑप्शन डिज़ायर्ड है, इसमें क्या दवाई दी जाए, चाहे खून पतला करने वाली दवाई या स्टैटिन या थ्रोम्बोलिसिस, या लगता है कि आपको ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है पुंछ के एरिया में, राजौरी के एरिया में, आप उनको ट्रांसफ़र करने की कोशिश करिए। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी हम कर सकते हैं। तो ये पिछले 1-2 साल से ये काम भी हम कर रहे हैं। जी सर। वो एक गवर्नमेंट का भी एक ड्राइव था, डुल्लू साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे, और उन्होंने कहा कि इस ग्रुप्स को बनाइए और लोगों को डिसमिनेट करने की कोशिश करिए नॉलेज पॉसिबली की हार्ट एंड हार्ट डिजीज़ के बारे में। सपोजिंगली लगता है कि आपको कि पेरिफेरल एरिया में ये दवाइयाँ नहीं हैं, तो उनके लिए क्या किया जाए। अगर लगता है कि अगर मरीज़ की हालत सिक है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, तो ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करिए। प्राइमरी एंजियोप्लास्टीज हम लोग करते हैं यहाँ पे। जी सर। पेशेंट अगर ट्रांसफ़र होके विद इन ऑप्टिमल टाइम में हमारे पास पहुँच जाता है, तो उसकी आर्टरी खोलने की कोशिश करते हैं। जर्नल फिजिशियंस जितने भी हैं एसोसिएटेड हॉस्पिटल में, ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आर डूइंग वेरी गुड। उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। ये दवाइयाँ जो खून पतला करने वाली हैं, चाहे वो स्ट्रेप्टोकाइनिस है, एस्पिरिन, स्टैटिन, ये हर एरिया में अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं है कि दवाइयों की कमी है, ये पॉसिबली हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह पे अवेलेबल। जी अच्छा सर, बहसीयत पुंछी हम बहुत फ़ख्र से आपका नाम भी लेते हैं और बहुत खुशी भी होती है, लेकिन एक सर आपसे शिकायत ये है कि आप जो कैंप करते हैं वो आप जम्मू और जम्मू के सराउंडिंग एरियाज़ में सब जगह आप जाते हैं,
पुंछ का रुख जो है या राजौरी का रुख आपका कम रहता है, तो सर उस तरफ भी कुछ तवज्जो दें। नहीं, पुंछ में ऐसा नहीं है कि पुंछ में नहीं किए हैं। पुंछ में पहला कैंप तो हमने पॉसिबली फ्लड्स में शुरू किया था, करमारा के आसपास LOC की पोस्ट पे। तो पुंछ में भी 5 कैंप्स हमने करने की कोशिश की है, 3-4 बार कैंप्स किए हैं। राजौरी में भी किए हैं, स्वामी विश्वनाथ जी हैं उनके साथ एसोसिएटेड थे राजौरी में जितना भी होता है, नौशहरे में किया है। तो फ्रीक्वेंटली कोशिश करेंगे जाने की, पर चूँकि यहाँ का भी होता है कि आदमी को ये कंसर्न भी देखना है और पुंछ का कंसर्न तो है ही है हमारे पास। कोशिश करेंगे इन फ्यूचर में कि कोई ज़्यादा उस एरिया में अटेंशन दी जाए, लोगों को ज़्यादा अवेयर करने की कोशिश कर जाए। हमारे जितने भी लोग पुंछ वाले हैं पॉसिबली मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे, चूँकि खाने पीने का सिस्टम ज़्यादा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ ही लिंक्ड है। तो ये चीज़ें खाने से भी ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये हमें फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? ये चीज़ें कम खानी चाहिए। मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, घी हमारे लोग ज़्यादा खाते हैं, बटर हमारे लोग ज़्यादा खाते हैं, मलाई हमारे लोग ज़्यादा खाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम खाने की कोशिश करनी चाहिए, ज़्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। और एक फ़िज़िकल एक्टिविटी का लेवल, किसी ज़माने में पुंछ में ये तो कल्चर नहीं था कि लोग ऑटो पे चलते हैं, गाड़ियों पे चलते हैं, या आजकल पैदल ही चलते थे। आजकल तो पॉसिबली पैदल तो कोई चलता भी नहीं है। तो ये एक चलने का भी, फिज़िकल एक्टिविटी भी बड़ी कम हो गई है हमारे लोगों में, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए। आपका जो प्रश्न है कि उस एरिया में ज़्यादा अटेंशन दी जाए, तो इन फ्यूचर करेंगे इसको। सर एक आखिरी सवाल, आपका ताल्लुक़ जो है वो एक बड़े पॉलिटिकल घराने से भी है, आप सिर्फ डॉक्टर नहीं हैं, तो आपके पास तो बेशुमार लोग ऐसे मतलब उस एरिया से भी आते होंगे, या आपके पास सिफारिशें भी बहुत ज़्यादा आती होंगी। तो एक बीइंग ए पॉलिटिकल फैमिली से आपका ताल्लुक़ है, तो इस प्रोफेशन में आपको मतलब उसका कुछ प्रेशर रहता है कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए, या बहुत ज़्यादा बड़े भाई साहब के पास कोई पहुंच गया और वहाँ से फ़ोन आ गए और ये सब चीज़ें? नहीं, ऐसा नहीं है कुछ, चूँकि हमारी कमिटमेंट भी पेशेंट्स के साथ ही है, तो वो तो एक अब तो आदत सी हो गई है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी प्रेशर के कारण को ज़्यादा करते हैं, या लोगों को इग्नोर भी किया जाता है, या उनको ज़्यादा अटेंशन भी दी जाती है। जितना पॉसिबल जिस पेशेंट के लिए होता है उतना करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो एडमिशन में हो, चाहे उसकी देखभाल हो, चाहे उसकी इंटरवेंशन में हो। तो खिंचाव, सिफारिश या जान पहचान, वो तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है, वो तो वन हैज़ टू लिव विद इट। और मेरे को नहीं लगता कि उसकी कोई ज़्यादा हमारे कामकाज में कोई इंटरफेरेंस है। तकरीबन हम लोग कोई ऐसा टाइमिंग भी नहीं है कि अब आपको OPD के में ही देखा जाएगा। मंडे थर्सडे हमारी OPD को भी देखा जाएगा। ये कैथ लैब हमारे यहाँ पे है, कैथ लैब में ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द प्रोसीजर भी हम 100 के लगभग मरीजों को रोज़ देख लेते हैं। तो वो हर जगह घर में भी देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी आदमी हमारे पास आया हो उसको इग्नोर किया गया हो या उसको नहीं अटेंशन दी गई हो। जितना भी हम कर सकते हैं, एक हम तो ये कहते हैं कि ये तो लोगों का प्यार है और एक भगवान की कृपा है कि इस लोगों के जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उनकी जो उम्मीद है, उस पर खरा उतरने की कोशिश। प्राइवेट प्रैक्टिस जो है वो आप नहीं, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया? मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने की भी नहीं है और मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और मेरे को नहीं लगता था कि मैं एक दोनों जगह काम कर पाऊँगा। मैं हॉस्पिटल में सुबह आता हूँ 10 बजे के आसपास, शाम को 7 तो बज जाते हैं। और जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, मेरे हिसाब से या तो कुछ भगवान की अति कृपा है, उन पे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, उनमें मेरे में उतनी नहीं है जितनी मैं कर सकूँ। जी। सुशील शर्मा जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये थे डॉक्टर सुशील शर्मा जी। आपने इनकी बातें सुनी और आप ध्यान दीजिए इन सब चीज़ों पे, जो इन्होंने बताया, जो क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। अपनी सेहत का ख्याल रखिए और ख़ास तौर से अपने दिल का, अपने हार्ट का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया आप तमाम का।